नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज से हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे बहुत ही डीप में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। ये यूपी ये जो हिस्ट्री की क्लासें हैं, इससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरा लगभग 90% आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। 1826 में क्या होता है, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसको खोजा था। ठीक है, 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। इसीलिए भारत में जो सर्वे है उसका जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, अब डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज आप डेट याद करिए। 1856 जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन, दो लोग थे बर्टन ब्रदर्स। जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया, यानी कि ईंटें वहां से लाई जा रही थी बराबर। उसके बाद फिर 1856 में क्या हुआ, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया, दोबारा फिर से हो गए। और 1861 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे 1921 की। 1921 में सर जॉन मार्शन ने को हड़प्पा दयाराम सैनी ने कहा कि खुदाई की थी, हड़प्पा का उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। कब किया, 1921 में। फिर 1922 में क्या हुआ, सन जॉन मार्शन ने राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए उत्खननकर्ता नियुक्त किया। तो आपको दो डेट याद करनी है, 1921 में हड़प्पा की खुदाई के लिए दयाराम सैनी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए 1922 में किसे नियुक्त किया गया, राखाल दास बनर्जी को। आइए अब आगे देखते हैं। फिर 1924 में क्या होता है, 1924 में होता है सन जॉन मार्शन ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब की गई, तो 1924 में, और किसके द्वारा, सन जॉन मार्शल द्वारा। इतिहासकार पिगट, एक महान इतिहासकार होते हैं पिगट, इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता जुड़वा राजधानी कहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता को में प्राप्त किए गए दो स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो किसने कहा है, पिंगट महोदय ने कहा है। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक कितनी क्षेत्र में फैली हुई थी, तो आप उसके बारे में जानेंगे। तो यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी और इसका क्षेत्रफल जो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। एक ऐसी सभ्यता थी, तो ये कि ट्रायंगुलर सभ्यता थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सील्ड है, ये स्लाइड है, सॉरी। आपको 4 क्षेत्र पूछे जाते हैं, सबसे उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी क्षेत्र सिंधु सभ्यता का कहाँ पे है और किस नदी के किनारे है। तो हम सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र को जानते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र जो है कश्मीर में है और इसे किस नाम से जाना जाता है, मांडा के नाम से, और किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। सबसे पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है, सुत कांगेडूर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सर्वमान्य समय कौन सा है, तो सब आपको याद करना है। समय का निर्धारण कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के द्वारा किया जाता है। तो नई एनसीईआरटी में 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, और पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया है 2350 से 1750 BC, पुरानी एनसीईआरटी में। तो आप नई एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और सारगोन अभिलेख के अनुसार, जो कि मध्य एशिया में प्राप्त हुआ है, उससे कौन सा है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे, कहाँ स्थित है, उसकी इस विशेषता क्या है, और वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। आइए शुरू करते हैं। पहला है हड़प्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। हड़प्पा कहाँ है, मोंटेगो मारी जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पहली स्थिति थी। वर्तमान कौन सा जिला है, वर्तमान है साहिवाल जिले में, ये पाकिस्तान में है। कृष्ण नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। उत्खनन किसने किया, दयाराम सैनी ने किया। यहाँ से प्राप्त होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो आपको याद करना है। R37 कब्रिस्तान, विदेशी कब्र भी यहीं से मिली है। इक्का गाड़ी भी मिली है। श्रृंगार पेटिका, स्वास्तिक का निशान, ये बहुत पूछा जाता है कि स्वास्तिक का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है स्वास्तिक का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इस तरीके का निशान था ये। स्वास्तिक का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नदी के तट पर नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं, जो 2 लाइनों में स्थित हैं। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिला है, जहाँ पे जिस तरीके से नहीं अपने यहाँ पे अनाज
को कूटते हैं, उसके बाद ओसाते हैं उसको उसी तरीके से। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है जिसपे अनाज को साफ किया जाता है, और पास ही में श्रमिक आवास भी है। अब दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो। यहाँ से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये भी पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। उत्खननकर्ता लाखालदास बनर्जी 1922। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है? विशाल स्नानागार। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है। आयोग जिस तरीके से इस बार प्रश्न पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद करना। लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 28 फीट और गहराई है 8 फीट। तो आपको याद रखना है विशाल स्नानागार 8 फीट गहरा था, तो 2 फीट का इंसान इसमें डूब जाएगा। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। तो आपको याद रखना है इसमें किसका लेप किया गया? बिटुमिनस का। उसकी उत्तरी दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी बनाए गए थे। देख लीजिए आप, कितनी सुंदर व्यवस्था थी वहाँ। वहाँ पे वस्त्र चेंज करने के लिए भी व्यवस्थाएं बना गई हैं। अब आगे पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या था। 3 तरफ बरामदे थे, बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। जलापूर्ति हेतु कुआं के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कुआं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोहनजोदड़ो से। सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते हैं। जो प्रथम तल होता है जिस तरीके से, तो इस पे कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे। और यहाँ पे जो प्रथम तल था, जहाँ पे पुरोहित वगैरह रहेंगे, तो वहाँ कैसे अनुष्ठान होंगे? धार्मिक अनुष्ठानों का अध्ययन किया जाता है। तो सर जॉन मार्शन ने, जो ये विशाल स्नानागार है, उसकी विशेषताएं ये बताई जा रही है। तो सर जॉन मार्शन ने उसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा था। किसे कहा था? विशाल स्नानागार को। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, विशाल अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं। सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे पूछा जाता है सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल खंड मिला है। नर्तकी की मूर्ति मिली है जो धातु की बनी है। धातु की। यहाँ नग्न है। कैसी मूर्ति है? नग्न। इसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं, और इसने एक हाथ में क्या पहन रखा है? चूड़ियां पहन रखी हैं। आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे हम, ये पुरोहित राजा की मूर्ति को ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है, यानी योग का भी उस समय भी प्रभाव था, मतलब योग तब भी प्रचलित था। इसमें साल ओढ़े रखी हुई जिस पर कासीरीदार का कार्य किया गया, यानी जो मूर्ति है वो साल भी ओढ़े हुए है, और उस पर कसीदाकारी का कार्य भी किया गया है। मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती हैं। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यताएं जो है, ये समकालीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। इनमें से नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्थल है लोथल। लोथल कहाँ है? ये हमारे गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। स्थिति गुजरात नदी, भोगवा नदी। उत्खननकर्ता SR राव, रंगनाथ राव। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। यह एक व्यापारी नगर था। व्यापारी मतलब पत्तन, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। ठीक है। मनके बनाने का कारखाना चौंदड़ो से भी मिला है और यहाँ से भी मिला, तो आपको याद रखना है। मनके बनाने का कारखाना, चावल के साच, फारस की मोहरें जो गोलाकार बटन नुमा थी। गोल गोल जो बटन नहीं जैसे होती बटन, गोल गोल उस तरीके से थी। घोड़े की मृद मूर्तियां मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, मतलब यहाँ पे भूसी वगैरह के साथ भी मिले। घरों के मुख्य दरवाजे मार्ग पर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता यह थी कि घरों के जो मार्ग थे, मतलब दरवाजे थे, वो पीछे खुलते थे, लेकिन मोथल में आगे खुलते हैं। एकमात्र स्थल ऐसा है। अब हम बात करेंगे धोलावीरा की। धोलावीरा। धोलावीरा भी एक इंपॉर्टेंट स्थल है। धोलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। इसे भारत की 14th हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। आपको ये भी याद करना है। उत्खनन करना RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट, सॉरी रविंद्र सिंह बिष्ट। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसके 3 भागों में विभाजित है। मोहन सिंधु घाटी सभ्यता के सगरे नगर 2 टीलों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित है। आपको याद रखना है। पूर्व, मध्य, पश्चिम। पूर्व का टीला, पश्चिम का टीला और मध्य का टीला इसमें स्थित है। यहाँ से 16 जलाशय, मतलब कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। स्टेडियम के साथ वेरी इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा से मिले हैं। और सूचना पत्र जो कि पालिश युक्त है। अब हम बात करेंगे चौंदड़ो की। वेरी इंपॉर्टेंट है चौंदड़ो। ये सिंध में स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का। उत्खनन करता एनजी मजूमदार। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। किनकी हत्या? एमजी मजूमदार की हत्या एक डाकुओं ने कर दी थी। चौंदड़ो एक औद्योगिक नगर था। मनके बनाने का कारखाना, सब यदि मनके बनाने का कारखाना में लोथल और चौंदड़ो दोनों दिए हैं, तो आप इसको लगाएंगे, चौंदड़ो लगाएंगे। ज्यादातर चौंदड़ो को ही माना जाए। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य। कुत्ता बिल्ली तब भी लड़ते थे, आपको याद रखना है। सुरकोदड़ा या सुरकोदड़ा, ये भी गुजरात में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोदड़ा से। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से नहीं परिचित थे, ये भी याद रखना है। इनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन घोड़े की हड्डियां यहाँ से मिली हैं, पता नहीं कैसे। आगे बात करते हैं।
कुनाल पूछा जाता है ये कहाँ है? हरियाणा में। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी स्थित है, यहाँ धातु का रथ मिला है। रोजदी गुजरात में है, हाथी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। रोपड़ ये पंजाब में। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया है। मैच द लाइन में आ जाते हैं ऐसे ही। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का मिला ये। विशाल अन्नागार, चूड़ियाँ बनाने, मनके बनाने का कारखाना, ये सब। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। ठीक है, शल्य चिकित्सा। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन कैसी थी। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। उसकी समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? विशिष्ट नगर योजना के लिए। नगर 2 भागों में विभाजित होते थे, पूर्वी किला, पश्चिमी किला। यह आवासीय भाग होता था पूर्वी किला। पश्चिमी का हिस्सा दुर्गीकृत होता है, ऊंची टीले पर स्थित होता था, दुर्ग के रूप में बना हुआ था। यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, राजा पुरोहित वगैरह। अब आगे बात करेंगे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है। और शहर ग्रिड पद्धति पर बने हैं, ये भी आया है। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, लेकिन कहाँ खुलते थे? लोथल में खुलते थे। लोथल इसका अपवाद है। घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष होते थे, रसोई, आंगन होता था, सब कुछ मतलब मॉडर्न जमाना जैसा इस समय है। रसोई हो गया, आंगन हो गया, बिल्कुल विकसित हुई सभ्यता थी। इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था, सीढ़ियां भी बनाई हुई थी इन्होंने। कुछ घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं। कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, वो भी 700 कुएं प्राप्त हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी। आपसे पूछा जाएगा उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था भी थी कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आगे बात करें। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होता था। नालियों को ईंटों से ढका रहता था, बिल्कुल नालियां ढकी हुई होती हैं। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार 4x2x1 का होता था। आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित हुई है, और अब इस समय देखिए नालियां खुली रहती हैं अपने इधर शहरों में, लेकिन पहले बिल्कुल नालियां ढकी हुई होती थी। आप आगे बात करेंगे। राजनीतिक स्थिति क्या थी? राजनी राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सामान्यतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, तो आपको याद रखना है। सामाजिक स्थिति कैसी थी? मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज समानता 4 भागों में विभाजित होता था। वो कौन कौन से हैं? आप याद करना है। सबसे ऊपर पुरोहित, फिर व्यापारी, फिर किसान, फिर श्रमिक वर्ग। जैसे इस समय भी होता है, जो बड़े लोग होते हैं, व्यापारी आते हैं, उसके बाद किसान आते हैं, श्रमिक वर्ग आते हैं। पुरोहित जो पूजा पाठ का करते हैं, व्यापारी जो अपना व्यापार करते हैं, किसान जो खेती करते हैं, श्रमिक जो हर प्रकार के कार्य करते हैं। बड़ी मात्रा में मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं। कांसे की मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, आपको याद रखना। ये लोग शांत भी थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। हथियार नहीं मिले हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे, यानी हीरे जवाहरात पहनते थे, मतलब हीरे जवाहरात नहीं, आभूषण पहनते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहार दोनों करते थे। शतरंज एवं मुर्गों की लड़ाई इनके प्रिय खेलते हैं, यानी कि अपना टाइम शतरंज और मुर्गे लड़ाई करते थे। शतरंज बहुत प्राचीन काल से ही है। अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आप सोच रहे होंगे यही फैक्ट आते हैं इस समय, मतलब 3-4 फैक्ट बना दिया जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन से कथन सत्य हैं, कौन से नहीं है? आपको 4-5 स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं यहीं से उठा के दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिला है, तो आप याद रखना है। कहाँ से युग्मित समाधान प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगा से। धार्मिक स्थिति कैसी थी? आपको याद रखना है। धार्मिक स्थिति प्रकृति बहुदेववाद में विश्वास करते थे। प्रकृति में विश्वास करते, पुरुष एवं महिलाएं देवताओं को पूजा करते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनाने का आरंभ नहीं हुआ था। ये अंधविश्वासी थे, ये जादू टोना टोटके में विश्वास करते थे। अभी भी लोग विश्वास करते हैं। बलि प्रथा में विश्वास करते हैं। कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा एवं लिंग पूजा में विश्वास करते थे। और इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। देखिए मैंने बताया था, ये लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे। ध्यान एवं योग जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है, उस पर आदि शिव, मतलब आदि शिव का चित्र मिलता है। और जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतनाथ कहा है। पशुपतनाथ जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। अब आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता वालों की? एक इस पर आधारित, कृषि पर आधारित थे। अधिशेष उत्पादन होता था, मतलब बढ़िया पैदावार होती थी, इसीलिए तो उन्होंने अन्नागार बना रखे थे, जिन्हें बाजारों एवं शहरों में बेचा जाता था। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थीं। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? चावल एवं बाजरे का। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिली है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट है। चावल की भूसी कहाँ से? रंगपुर। रंगपुर उत्तर हड़प्पन स्थल है।
अब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सभी एक-एक लाइन वाले हैं तो आपको याद है। सुर्तगई, ऑक्सस रिवर अफ़गानिस्तान में नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सोरटेगुरी, धौलावीर से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता एवं बिल्ली के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। सुर्तगोई अफ़गानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन भी करते थे ये, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता आदि का पालन करते थे। ये लोग ऊँट से परिचित नहीं थे। ऊँट, घोड़ा, हाथी से विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता, सारगोन अभिलेख से क्या है, ये पश्चिम एशिया में पाया गया है और सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। मेलुहा नाविकों का देश है, नाविकों का देश कहा जाता है। मेलुहा हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, मोर, ठीक है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा जाता है। सारगोन अभिलेख में कपास को क्या कहा जाता है, सिंडन कहा जाता है। कपास की खेती विश्व में भारत में हुई, सबसे पहले खेती कपास की कहाँ हुई, भारत में हुई। दिलमून, बहरीन एवं माखन ओमान मध्य स्थल कार्य करते थे। मुद्रा अवस्था का प्रचलन नहीं था, मुद्रा अवस्था का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय था। मुद्रा प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय था। सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा एवं टीन मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता थी। बालाकोट यहाँ से शंख प्राप्त हुए और इनकी लिप कैसी थी, लिप के बारे में जान लेते हैं अब थोड़ा। लिप थी, लिप का ज्ञान था। इनकी लिप कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, पिस्टोग्राफ थी। दाएं से बाएं लिखी जाती है। गोमूत्राच्छाद लिप कहा जाता है इसे। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, धातु की, पत्थर की, मिट्टी की, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। अब मूर्तियों के इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो की नृत्य की मूर्ति धातु की कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। दैमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित की राजा की मूर्ति मिली है। टेराकोटा की माता देवी की मूर्तियां मिली हैं। ज्यादातर मोहरे कैसी हैं, सेल खड़ी की बनी हुई हैं। ज्यादातर मोहरे किस तरीके से, चौकोर हैं, इस तरीके से चौकोर हैं। मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की घोतक होती हैं। मोहरों पर एक सिंगी मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव। मोहनजोदड़ो और हपा बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त होती हैं। कुबड़ वाला सांड के चित्र इस पे बने हुए हैं। अब इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। गार्डन चाइल्ड व मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण से हुआ है। गार्डन चाइल्ड व मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। एस आर राव, जॉन मार्शल व मैके के अनुसार बाढ़ से। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता। अलमानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। यू आर कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। माधव उत्सव वस्त के अनुसार नदियों के अपने रुख बदलने के कारण, नदियों ने अपना मार्ग बदला, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकला, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार व उत्तरदायी होंगे, ठीक है। आपको निष्कर्ष क्या निकलना है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। तो आपको याद करना, पूछा जाता है कि कौन कौन से पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल हैं। तो कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीर। रंगपुर और चौधरी चौधरी जो है उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल हैं। तो आपको याद रखना, इतना ही आज के लिए। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।